बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। कई दफ़ा हमारे होंठ सिले हुए होते हैं और हम जो कहना चाह रहे होते हैं वो हम कह नहीं पा रहे होते, और आज ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम नहीं कह पाएंगे। यानी पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी हड़ताल हो रही है, बहुत बड़ा एहतजाज हो रहा है। हुकूमत पाकिस्तान इन सारी चीज़ों को मैनेज कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, बहुत बड़ा सवाल है। और इस हवाले से तशवीश है, पूरे पाकिस्तान में तशवीश है। हुकूमत की कुछ चीज़ें तय पाई थी एहतजाज करने वालों से, और जो चीज़ें तय पाई थी उनके ऊपर एक तरफ का मौक़िफ़ है कि अमल नहीं हो पा रहा, दूसरी तरफ हुकूमत की जानिब से टाइम मांगा जा रहा था और मुज़ाकरात भी हो रहे थे, मुआहदे भी लिखे गए थे, लेकिन इसके बावजूद अभी तक कोई नतीजा नहीं निकल सका। और आज ये गिरफ्तारी हुई और उसके बाद पूरे मुल्क में ट्रैफिक जैम है, एहतजाज है, और एहतजाज का सिलसिला पूरे मुल्क तक फैल गया है। तमाम शहरों के अंदर सूरत हाल ऐसी है। तो इससे ज़्यादा और इससे बढ़ के और क्या बोला जा सकता है इस मुल्क के अंदर, जहाँ पे छोटी सी बात के ऊपर जो है वो बहुत बड़े मसाइल खड़े हो जाते हैं। यानी मैं तो ये भी नहीं कह सकता कि आज एक हुक्म भी आया है कि एक ख़ास मुलज़िम को अगर आपने गिरफ़्तार करना हो तो 10 दिन पहले उसको आगाह किया जाए कि हम आपको गिरफ़्तार करने वाले हैं। क्या पाकिस्तान की तारीख़ में या दुनिया की तारीख़ में ऐसी मिसालें मौजूद हैं? लेकिन ये हुक्म आया है, और हुक्म है क्योंकि तो उस पर हमें अमल दरामद करना होगा। हमें हुक्म है कि इस पे अमल दरामद होना है तो फिर होना है। हमें हुक्म है कि इन चीज़ों पे बात करनी है तो करनी है, और जिन चीज़ों पे नहीं करनी उन पे फिर नहीं करनी है। लेकिन कम से कम जो इस वक्त अवाम की सूरत हाल है सड़कों पे, शहरों में, गलियों में, उसके लिए रियासत ज़िम्मेदार है और रियासत को अपना रोल प्ले करना होगा। लोगों को एंगेज करें, उनके साथ बातचीत करें, उनको उनके घरों में वापस भेजें या कुछ भी करें। आपको ये मामला रिजॉल्व करने होंगे क्योंकि ये आपकी ज़िम्मेदारी है, इससे आप भाग नहीं सकते। पंजाब के अस्पतालों में ऑक्सीजन की फराहमी मुतासर हो रही है, और पहले ही बहुत बुरी सूरत हाल है कोरोना की वजह से। लोग कई कई घंटों से अपनी अपनी गाड़ियों में फंसे हुए हैं, और ये सूरत हाल सिर्फ पंजाब में नहीं है, अब केपी और सिंध में भी इस किस्म के हालात रिपोर्ट हो रहे हैं। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, मैं तारुफ करवा देता हूँ। टेक्निकल मामलात पे हम बात करेंगे, उन पे बात करना ज़रा आसान होता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिन पे आप ज़्यादा बात नहीं कर सकते। सेनेटर ओन अब्बास साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मायजा हमीद साहबा ज्वाइन कर रही हैं मेंबर कौमी असम्बली PMLN से। आजिज़ धामरा साहब ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। आजिज़ धामरा साहब, आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कल पहाड़ दिया वो जो पेपर था, जो शोकाज नोटिस आपको भेजा गया था। आज धामरा साहब हमने भी ज्वाइन नहीं किया, आ जाते हैं तो फिर उनसे हम बात करते हैं। मायजा हमीद साहबा, पीपल्स पार्टी ने मुतालबा किया कि माफ़ी मांगो। आप माफ़ी मांगेंगे इस इत्तेहाद को बचाने के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान, पहले तो मैं आपके प्रोग्राम के तवासुत से ये ज़रूर कहूँगी कि कोरोना के हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ चुके हैं, और बहुत से लोग मरीज़ जो हैं वो मौत के घाट जो है वो चले गए हैं। और मैं ये समझती हूँ कि अवाम को वार्न करना चाहिए कि हुकूमत उस तरह काम नहीं कर रही जिस तरह वो करना चाहिए। वैक्सीन कंसर्निंग वैक्सीनेशन जो है हमारी सारे मुल्क इर्द गिर्द के मुल्कों में इसको में सबसे ज़्यादा हो चुकी है, और हमारा मुल्क ऐसा है जिसमें वैक्सीनेशन का ना प्रोसेस सही है, ना प्लानिंग सही है, और ना ही वैक्सीनेशन उतने लोगों को लगी है जितनी के लोगों को लग जानी चाहिए थी। तो मैं ये आपके प्रोग्राम के तवासुत से इल्तिजा करूंगी लोगों को कि अपनी हिफाजत खुद करें, मास्क पहने, और अपने ख़ानदान का, अपने फैमिली का, अपने बूढ़ों का, अपने बच्चों का जो है वो ख्याल करें, और बेजा घर से बाहर जाने से जो है रुकें। और इसके बाद आप जो सवाल करें वो आप दोबारा ज़रा रिपीट कर दें। पीपल्स पार्टी से माफ़ी मांगेंगे आप? मुतालबा किया बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कि माफ़ी मांगो। इमरान, मसला ये कि देखें, माफ़ी तो वो लोग मांगते हैं जो PDM के जो बयानिया है उसकी नफ़ी करते हैं। माफ़ी तो वो लोग मांगते हैं जो बाप पार्टी से मिलके जो है लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बन जाते हैं। माफ़ी तो वो लोग मांगते हैं जो लोग जो हैं वो PDM के प्लेटफॉर्म के थ्रू मशावरत के बगैर
एक तरफ नाश्ता कर रहे होते हैं मरियम बीबी के साथ, और दूसरी तरफ जो है वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की नोटिफिकेशन करा रहे होते हैं। माफी तो वो मांगते हैं, उनको मांगनी चाहिए आवाम से जिन्होंने कहा कि हम जो है कानून की और आइन की बालादस्ती की जंग लड़ रहे हैं। माफी तो वो मांगते हैं जो कहते थे कि हम वोट की इज्जत की जंग लड़ रहे हैं। माफी तो वो मांगते हैं जो इस सारे बयानिए की नफी कर रहे हैं और अब कह रहे हैं, दूसरों को कह रहे हैं कि माफी मांगे। जी आजिज धामरा साहब, क्यों मांगे माफी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें इमरान साहब, माफी का मुतालबा इसलिए किया गया है कि किसने पीडीएम के इतिहास को पारा पारा करने के लिए सबसे पहले पाकिस्तान के एक बहुत बड़े सूबे पंजाब के अंदर मौजूदा हुकूमत से सिलेक्शन के लिए बात की और पीडीएम के कौन से सरबराही इजलास में बैठ के कौन सी पार्टियों को एतमाद में लेके एक ऐसी पार्टी जिसके लिए ये कहा जाए कि 3 वोट जो हमारी क्वांटिटी बिल्कुल पूरी थी, उसके बावजूद वो ग्रुप में थे और उन्होंने ट्रेजरी बेंचों से उठ के अपोजिशन बेंच को ज्वाइन किया। पार्लियामानी लिहाज से ये अपोजिशन की कामयाबी थी। मिसाल के तौर पर जब कौमी असेंबली में 16 वोट अपोजिशन के कैंडिडेट यूसुफ रजा गिलानी साहब को मिलते हैं तो वो बात बिल्कुल सही मानी जाती है। माफी तो मेरे ख्याल में मांगनी चाहिए कि आपके एक शोकाज ने, जिसकी कोई तुक नहीं थी पाकिस्तान की तारीख में, किसी भी इत्तेहाद में कोई पार्टी किसी इत्तेहादी पार्टी से शोकाज नहीं देती। ये तमाम वो कोशिशें हैं जो कड़ी हैं इस बात की कि जब एक इजलास होता है और सुबह सिंध में पीपुल्स पार्टी लॉन्ग मार्च की भरपूर तैयारी करती है, मगर वो पॉइंट उससे कनेक्ट कर दिया जाता है जो बिल्कुल आखिरी में आना था। मगर क्यों पंजाब के अंदर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं किया जाता जो 26 नुकात में रेजिग्नेशन से ऊपर वाली पॉइंट पे मौजूद है? तो आपने एक सूबे में जो है वो मौजूदा हुकूमत से सिलेक्शन कर दी और पोलिंग होने नहीं दी। केपीके के अंदर फरतुल्ला बाबर कैंडिडेट थे अपोजिशन के। हम बार बार कहते रहे कि आप अपने कैंडिडेट अब्बास आफरीदी साहब को जो है वो विथड्रा कराएं, अदरवाइज ये अपोजिशन के कैंडिडेट को नुकसान होगा, मगर आपने नुकसान करवा दिया। तो मेरे ख्याल में कि लॉन्ग मार्च का अचानक कैंसिल करवाना और एक सूबे में उसी पार्टी के साथ मुकमुका करके अपने उम्मीदवार कामयाब करवाना और उनके उम्मीदवारों को कामयाब कराने में फैसिलिटी देना, और दूसरी बात कि इमरान अहमद न्याजी और मौजूदा हुकूमत को ये कौन वाकवर देना चाहता है कि आप ऐवान और हाउस जो है वो बिल्कुल खाली कर दें और हुकूमत को छोड़ दें कि वो जो भी अपनी मर्जी की कानून साजी करना चाहे वो कानून साजी करती रहे। तो मेरे ख्याल में ये जो साजिशें होती रहीं पीडीएम के इतिहाद को पारा पारा करने के लिए, तो माफी तो मुतालबा तो बिल्कुल बनता है। और शोकास मेरी बहन ये बताएं कि इससे पहले कौन से इतिहाद में किस पार्टी ने किस पार्टी को शोकास जो है वो दिया? जी माजा हमीद साहब बताएं, जी बताएं। वो कह रहे हैं आप माफी मांगे। इमरान, एक तो मेरा ख्याल है माफी मांगनी चाहिए इनको यूसुफ रजा गिलानी साहब से, जिनको चेयरमैन सेनेट की ऑफर थी और उन्होंने उनको पीपल्स पार्टी ने ऑपोजिशन लीडर बना दिया। दूसरी बात, वो एक छोटे ओहदे पे उनको ऑपोजिशन लीडर बना दिया। दूसरी बात यह है कि आप जो कह रहे हैं शो कॉज नोटिस, हम उसको शो कॉज नोटिस नहीं कहते। मैं अपने भाई को क्लैरिफाई कर दूं कि हमने तो वजाहत मांगी थी। वजाहत मांगना हमारा राइट बनता था। पीडीएम एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जो 10 पार्टी की एक मजमुआ था और उसमें जो है अगर आप इकट्ठे बैठ के मुशावरत से ऑपोजिशन लीडर की भी बात करते तो अच्छा लगता। और हम लोग जो है सारी पॉलिटिकल पार्टीज, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ऑल्सो। अच्छा मुझे ये बताएं कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब का भेजा हुआ नोटिस या वो पेपर उसको फाड़ के बिलावल की तरफ से फेंके जाने पे आप जो उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी ने शाहिद खाकान अब्बासी का पेपर फाड़ के फेंक दिया, उसको पेपर फाड़ के फेंक दिया ना। मेरी बात सुने, शाहिद खाकान अब्बासी साबिक वज़ीर आज़म है, उनकी एक इज्जत है। बिलावल ने उनका पेपर फाड़ के फेंक दिया, आपका रद्द-ए-अमल क्या है? शोकाज नहीं है, पेपर है, सफा मैं उसको एक लव लेटर है जो शाहिद खाकान अब्बासी ने लिखा बिलावल को, बिलावल ने फाड़ के फेंक दिया। अब आप बताएं रद्द-ए-अमल क्या है? तो मैं ये कह रही हूँ ना कि वजाहत करना हमारा राइट बनता था। मैं ये कह रही हूँ कि हमने वजाहत मांगी थी, हमें वजाहत दे दी जाती।
हमने तो उनसे ये नहीं कहा था कि जो है अगर आप मुझे बताएं कि आप छुपते छुपाते ऑपोजिशन लीडर बना लेते हैं बाप पार्टी के साथ, तो पीडीएम का राइट नहीं बनता 8 पार्टीज का कि बताएं। नहीं तो भाई साहब, आप लोगों ने नून लीग, आप लोगों ने पीटीआई के बंदे तोड़ के, आपने पीटीआई के बंदे तोड़ के और शामिल करवाए यूसुफ रजा गिलानी के साथ और वोट उनको दिलवाए, तो तब आप लोगों को नहीं आया कि हमने हुकूमत के बंदे ले लिए और उनसे वोट तोड़वा के और यूसुफ रजा गिलानी को बना लिया। यानी ये तो बड़ी ज्यादती है कि एक दफा हुकूमत के एमएनए तोड़ के आप यूसुफ रजा गिलानी को सेनेटर बनवा लें, लेकिन बाद में उसको अपोजिशन लीडर बनाने के लिए जब कोई वहां से आ जाए तो वहां पे एतराज लगा दें। उसूल तो एक रखे ना। इमरान, आपने बिल्कुल सही कहा, आपने बिल्कुल सही कहा कि जब जो है गिलानी साहब को वोट दिलवाने थे उस वक्त तो पीडीएम में जो है उसको ऑन बोर्ड लिया गया, मीटिंग्स हुई, डिस्कशंस हुई, उसके बाद गिलानी साहब को एज अ कैंडिडेट खड़ा कराया गया, उसके बाद पीएमएलएन से वोट दिलवाए गए। तो फिर क्या कदगन थी, क्या इशू था? एग्जैक्टली, अब मैं आपको पॉइंट समझ गया हूं। बिल्कुल ठीक है, आपके कहने का मतलब ये है, आपके कहने का मतलब ये है कि हुकूमत से वोट लेना कोई बुरी बात नहीं है, हुकूमत से वोट लेना या बाप पार्टी से वोट लेना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मुशावरत की जाए उसके लिए, उसकी मुशावरत की जाए। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है, आप समझ ये रहे हैं। मैं सिर्फ ये कह रही हूं कि अगर यूसुफ रजा गिलानी साहब को जो है एज अ कैंडिडेट जो है नेशनल असेंबली में इलेक्ट करवाना था, उस वक्त पीडीएम ने मुशावरत के साथ किया था। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो ये इल्जाम लगा रहे हैं कि पंजाब में जो है जो भी हुआ वो पंजाब में नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मायजा देखिए, मेरे कहने का मतलब ये है, एक मिनट मुझे थोड़ा सा मुझे मुख्तसर सा जवाब दे लेने दें थोड़ा सा। मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ, मेरा सिर्फ एक इशू है, पीडीएम एक ऐसा प्लेटफॉर्म था और शायद खाकान अब्बासी साहब उसके जनरल सेक्रेटरी हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि हमारा इशू कोई नहीं है, हमारा इशू सिर्फ ये है कि भाई हमें ऑन बोर्ड लिया जाता, क्योंकि हम इतनी बड़ी तहरीक चला रहे थे, तो मुझे आसान कर देना, मुझे पब्लिक को समझने दीजिए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप पब्लिक को आप आसान लफ्जों में समझाएं। आपने ये कहा कि हुकूमती अरकान का वोट लेना कोई हराम और बुरी चीज नहीं है, क्योंकि हमने एमएनए का वोट लिया था। मैंने नहीं कहा। क्या कहना चाह रही हैं? मैंने कहा है, अच्छा मुझे बात, बाप पार्टी का वोट लेना गलत है। उन्होंने नेशनल असेंबली में अगर यूसुफ रजा गिलानी साहब को वोट दिया है तो उसमें हमारा कोई करना धरना नहीं है। वो उस पे तो मरियम नवाज साहिबा ने उसका क्रेडिट लिया था, ये कहा था कि यहां पैसा नहीं चला, यहां तो नून लीग का टिकट चला है। मरियम नवाज ने उसका क्रेडिट लिया, झूठ बोल रही थी। साहिबा ने ये कहा, मरियम नवाज साहिबा ने ये कहा था, इसको भी मैं क्लेरिफाई कर दूं, मरियम नवाज साहिबा ने ये कहा था क्योंकि पीटीआई की हुकूमत जो है फेल होती हुई नजर आ रही है, तो जो अवामी नुमाइंदे हैं वो सोच रहे हैं कि अगर हम पीएमएलएन को वोट दे दें तो शायद हमारी अगली दफा पीएमएलएन से हमें कोई टिकट मिल जाए। इसमें मरियम नवाज ने वही बात हुई ना मायजा, मुझे बताइए कि मरियम नवाज साहबा ने इस बात का क्रेडिट लिया कि मुस्लिम लीग नून से मरगूब होकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने हमारी आवाज पे यूसुफ रजा गिलानी को वोट डाले। अब आप कह रही हैं कि हुकूमती वोट आपने नहीं लिया। मरियम नवाज सेनेट के इसमें नेशनल असेंबली में जब सेनेट के कैंडिडेट खड़े हुए, अच्छा मुझे बताएं वो गलत हुआ था या ठीक हुआ था? मुझे बताएं, एक मिनट मुझे बताएं पीटीआई के वो जिस मर्जी बंदे को वोट दे। अच्छा चले मुझे बताएं, वो तो हर जगह पे राइट ही होता है ना, वो तो हर जगह गिलानी को वोट दिया तो उनसे ना कोई जबरदस्ती की गई ना उनको कहा गया। गैर कानूनी काम तो कहीं नहीं हुआ ना माजा। देखिए समझे, आप लोगों के लिए आसान करें, मुझे ये बताएं कि हुकूमती अरकान का वोट लेना ठीक है या गलत है? मैंने ये कहा है कि अगर बाप पार्टी से वोट मांग के नोटिफिकेशन कराई जाए तो ये पीडीएम के जो बयानिया है उसकी जो है वो नफी है। और हुकूमती अरकान का वोट लेना ठीक है या गलत है? हुकूमती अरकान की मर्जी होती है, जिसको वोट दें जिसको वोट ना दें। एज फार एज नेशनल असेंबली इज कंसर्न, हमने किसी को नहीं कहा था कि वोट दें। वैसे हुकूमती अरकान का वोट लेना ठीक होता है या गलत होता है? देखिए लेना नहीं, हुकूमती अरकान वोट देते हैं अपनी मर्जी से। हुकूमती अरकान अगर आपको वोट दें ठीक है या गलत है? देखिए मैं वो अगर अपनी पार्टी से को नहीं पसंद करते, वो जाके अपनी सीक्रेट बैलेट में जाके पीएमएलएन को वोट दे देते हैं, इसमें पीएमएलएन का क्या कसूर है भाई?
तो वही मैं कह रहा हूं ना कि अगर इधर वोट दे दिया और उधर भी दे दिया तो दोनों में गलत कहां पे हुआ? आपका एतराज ये है कि हमसे पूछे बगैर गलत काम क्यों किया, हमें बता के गलत काम करते। नहीं, हमारा इतराज ये है कि आपने उनको ऑन बोर्ड लिया, बाप पार्टी को ऑन बोर्ड लिया, उसके बाद आपने उनको मिला के नोटिफिकेशन कराया पीडीएम के मुशावरत के बगैर। जब आप पीडीएम से अच्छा, यूसुफ रज़ा गिलानी का बेटा वोट खरीद रहा था, आपको उस पे कोई यूसुफ रज़ा गिलानी का बेटा सितंबर में जो नुकात आपने डिसाइड किए थे उन नुकात की नफी करता है। इसलिए मेरा पॉइंट मुझे आपने ठीक है, जो है यूसुफ रज़ा गिलानी का बेटा वोट खरीद रहा था, उस पे कोई एतराज है आपको कि आप लोग पीडीएम के प्लेटफॉर्म के थ्रू बनाते? चलें ठीक है, मैं गवर्नमेंट के पास जाऊंगा। सेनेटर और अब्बास साहब, इस इशू को जरा 1 मिनट के लिए यहां छोड़ें। मुझे ये बताएं कि मरियम नवाज साहबा को अगर अब गिरफ्तार करना होगा नैब ने या किसी इदारे ने, तो उनको पहले 10 दिन पहले आगाह किया जाएगा। इस पे अपनी राय दे दें मुझे आप। अदालती फैसला राय दी जा सकती है, हुक्म है सर अदालती फैसला बिस्मिल्लाह। मेरे ख्याल में इस पे कमेंट करना आज के इस टाइम के ऊपर, जैसे आपने आगाज में कुछ कहा था, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सेंसिटिव होती हैं सर। अगर मैं उसको इनिशियल आप नहीं, जब अदालत फैसला कर देती है, भुट्टो की फांसी को सारे गलत कहते हैं, अदालत का एक गलत और जालिमाना फैसला था। इसी तरह बहुत सारे फैसले ऐसे हैं जिनको हम गलत कहते हैं, चाहे वो अदालतों ने दिया हो। अदालत जब फैसला दे देती है तो आप उसके ऊपर अपनी राय दे सकते हैं। अपनी राय दीजिए साहब। जी सर, मैं इसके ऊपर ना थोड़ा सा एक कंजर्वेटिव किस्म का व्यू दूंगा। देखिए, जो है ना पॉलिटिकल इश्यूज, उसके ऊपर थोड़ा सा ना इन चीजों को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। आज का जितनी सेंसिटिविटी चल रही है ना इस मामले के ऊपर, तो मेरे ख्याल ये थोड़ा सा ना प्रायर टू द मोमेंट होगा कि मैं इसके ऊपर थोड़ा वो दे दूं। बट यस, एक कानून है पड़ा जिसमें आपको जो है ना पहले थोड़ा सा ना वो 10 दिन पहले आपको नोटिस जारी करना पड़ता है अरेस्ट करने से पहले। इसके ऊपर मेरे ख्याल दूसरी कोई राय नहीं। इट्स जस्ट अ कॉम्प्लिकेटेड लॉ मैटर, जिसपे मेरा पॉइंट बड़ा क्लियर है कि जो कानून कहता है वैसे ही कि आपको पहले नोटिस सर्व करना चाहिए। जी ठीक है, आजिज ज़मरा साहब, आपको ये कैसा लग रहा है मामला? देखिए इमरान भाई, मैं तो पहले अपनी बहन को ये जवाब देना चाह रहा हूं कि वो जो कह रही हैं कि मैंने एक सिंपल सवाल पूछा था कि पाकिस्तान की तारीख में कौन से ऐसे इत्तेहाद में किस पार्टी ने किस पार्टी को शो कॉस्ट दिया हो और सारे इत्तेहाद को अपनी पार्टी की जेली विंग्स के तौर पर ट्रीट किया जाना चाहिए। देखें, अगर पीडीएम टूटेगा तो रवैयों से टूटेगा। वो रवैये जो अचानक लॉन्ग मार्च को कैंसिल करने के लिए इस्तीफा जोड़ दिया गया, मेरे ख्याल में इस्तीफा से पहले जो नुक्ता 26 नुकाती एक हमने दी थी प्रेस रिलीज, उससे पहले का जो नुक्ता था वो था वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का। तो ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस क्यों पेश नहीं किया जा रहा? ये पीडीएम की कौन से इजलास में ये फैसला हुआ कि हम मूव नहीं करेंगे? और दूसरी बात ये है कि नहीं, वो राणा सनाउल्लाह ने कहा, एक मिनट, राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा कि आ जाएं, तहरीक अदम एतमाद लेकर आते हैं, चेयरमैन सेनेट के खिलाफ आ जाएं। ये तो ऑफर उनकी वैलिड है। गलत बयानी से काम लिया जा रहा है, नंबर एक बात है। अभी मेरी बहन ने कहा, वो जो पंजाब में आपने एक पीटीआई की हुकूमत के साथ सिलेक्शन की थी, तो अभी मेरी बहन ने कहा कि वो ऑन बोर्ड लेके पीडीएम की जमायतों को किया गया था। इमरान साहब, आपको याद होगा, आप बाखबर सहाफी हैं और पूरे पाकिस्तानियों को ये पता है कि जब वो सिलेक्शन हुई, अगले दिन जब मरियम नवाज साहिबा मीडिया के सामने आई तो उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा था कि मैं कम से कम इसमें शरीक नहीं हूं या मुझे एग्जैक्टली मरियम नवाज साहब ने कहा था मैं इसमें शामिल नहीं हूं, तो इसको वो जस्टिफाई नहीं कर सकती। एग्जैक्टली, मुझे अच्छी तरह याद है। जो पार्टी सिलेक्शन कर रही है उसमें मरियम नवाज साहिबा कह रही है कि मुझे पता नहीं है, तो बाकी पीडीएम को कैसे ये मालूम था? लेकिन उसमें एक मजेदार बात बताऊं, पीपल्स पार्टी का एक कैंडिडेट था, वो विड्रॉ हो गया था। वो आप लोगों ने क्यों किया था? ब्रेक के बाद ले लेते हैं इस पे, एक ब्रेक लें, वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। जी आजिज ज़मरा साहब, ये आपने पीपल्स पार्टी का बंदा विड्रॉ हुआ था तब जाके ये मुमकिन हुआ था, वरना आप बंदा विड्रॉ ना करते हो ही नहीं सकता था। देखिए इमरान साहब, हमें इन्होंने कहा अपना बंदा विथड्रॉ करा लो, हमने तो अपना बंदा किसने कहा? अगर मैं जो किसने कहा? सर एक मिनट सर, ऐसे भाग दौड़ में तो छोड़िए होगा ना सर। देखिए, मैंने मायदा से मैंने इतना ज्यादा सवाल किया, उन्होंने बिल्कुल बुरा नहीं बनाया। अब आपकी बारी है। आपको किसने कहा कि बंदा विड्रॉ करें? मुझे बताएं किसने कहा? मरियम नवाज ने कहा? हमने देखें उस वक्त भी ये ऑन किया था कि आप अपना बंदा, पहले इन्होंने कहा था कि हम आपके बंदे को जो इनके बचे हुए वोट वो देंगे, नंबर 1 उन्होंने नहीं दिए। फिर इन्होंने कहा कि आप अपना बंदा विथड्रॉ करवा लें। हमने अपना बंदा विथड्रॉ करा लिया, मगर वो जो पैक्ट हुआ
वो इन दोनों पार्टियों के दरमियान हुआ। और दूसरी बात कि अगर वो पैक्ट हो गया तो मरियम नवाज साहिबा इस सवाल का जवाब कैसे दे रही हैं कि मुझे पता नहीं और मैं इसमें शरीक नहीं हूं। सर मैं आपको मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा की एक बात बताऊं, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा से मेरी बहुत कम मुलाकात रही, 2-4 दफा मौका मिला, 4 दफा गालिबन। तो उनका एक बात मानना था कि अगर किसी एक हलके में मेरा एक भी वोटर है ना तो उसको मैं तीर का निशान जरूर दूंगी, यानी मैं अपना कैंडिडेट कभी विड्रॉ नहीं करूंगी, मेरा कैंडिडेट खड़ा जरूर होगा। मेरा एक भी वोटर है अगर पाकिस्तान के किसी हलके में तो उसको मौका जरूर मिलेगा कि वो मेरे इंतखाबी निशान के ऊपर आगे मोड़ लगाए। तो सर आपने बंदा क्यों विड्रॉ किया? जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए ये समझने वाली बात है, ये एक इतिहाद था। इतिहाद के अंदर अगर दूसरी पार्टियां आपसे कोई तावन मांगती है, जिस तरह तय हो गया ना सर, फिर तो कहें तय हो गया था, आपका भी तय हो गया था कि जनाब पंजाब में गेम करने वाले हैं। मुझे ये कहने दीजिए मुझे कि मरियम नवाज साहिबा ने फिर कैसे कहा कि मुझे पता नहीं है, इस सारे मामले का, सारी सिलेक्शन का कैसे कहा। और दूसरी बात कि पीडीएम को इस निच पे पहुंचाने के लिए वो जो फैसला हुआ लॉन्ग मार्च के कैंसिलेशन का, वो एतमाद में लेके क्यों नहीं किया गया? जहां पे बुनियादी बात है वो तो यूसुफ रजा गिलानी साहब के लीडर ऑफ अपोजिशन बनने से पहले की बात है। और जब आप अपने लिए बंदा लें, केपीके के अंदर आपने बंदा विथड्रॉ नहीं कराया और पीपल्स पार्टी के जो कैंडिडेट थे, जो पीडीएम के कैंडिडेट थे, उसको लॉस हुआ। मुझे एक बात मेरी बहन ये बता दें ताकि मेरे इल्म में ये इजाफा हो जाए कि जितने भी इतिहाद इससे पहले एआरडी, एमआरडी, पीडीएम बने, उनमें से कब और कहां पे शोकास हुआ जिसको फॉलो करते हुए एक जमात जो है पीडीएम को अपनी जागीर समझते हुए दूसरी जमातों को शोकास नोटिस देती है? वैसे ये बता दें आप माहिदा, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने सबके साथ वादा किया था 2008 के इंतखाबात में कि हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, और फिर नवाज शरीफ साहब को किसी ने शोकास नहीं दिया, वो इलेक्शन लड़के उन्होंने पंजाब में हुकूमत भी बना ली थी। जमात इस्लामी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाहर रह गई थी उससे, तो आपको तो शोकास किसी ने नहीं भेजा था, आप लोगों ने भी तब मुआहदा तोड़ा था। इमरान, मैं एक बात वजाहत करती जाऊँ अपने भाई के लिए, दामड़ा साहब के लिए, कि मैं बार बार कह रही हूँ कि हमने पीडीएम के जो जनरल सेक्रेटरी हैं उनका राइट बनता था, वो हैं खाकान अब्बासी साहब, उन्होंने वजाहत मांगी थी, उन्होंने शो कॉज नोटिस नहीं मांगा। मतलब वो कौन होते हैं वजाहत मांगने के? इस तरह बात, हु इज ही, कौन है हमें पूछने वाला? क्यों भाई, एक मिनट आपकी बात सुनिए, अगर आप मेरी बात सुन लें तो जी नहीं तो आप कर लें बात। जी आप बात करें। तो भाई मैं सिर्फ मेरी अर्ज ये है कि अगर पीडीएम के जो जनरल सेक्रेटरी हैं वो पीडीएम की जो है 8 जमातें अब जो हैं उनकी जो है एक सारी पार्टी को इकट्ठा करके अगर देखा जाए तो सारी पार्टीज जो हैं वजाहत तो मांग सकती है ना कि एक पार्टी ने उनका इत्तेमाद तोड़ा है तो उनको जो है आके बताना चाहिए कि भाई हमने क्यों किया ये इसमें तो सादी सी बात है, इसको तो 2+2=4 वाली बात है, इसमें तो कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है समझने वाली। और दूसरी बात मैं ये करना चाहती हूँ कि इमरान, इन्होंने पंजाब की बात की, मैं ये कहना चाह रही हूँ दामड़ा भाई से कि पंजाब का इलेक्शन जो है नेशनल असेंबली के इलेक्शन से पहले हुआ था, तो पंजाब का जब इलेक्शन हो गया और जो है जो सेनेटर बिला मुकाबला हो गए, तो आपने उस वक्त पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे क्यों नहीं बात की, क्यों नहीं एहतजाज किया, क्यों नहीं ये इशू रेज किया? बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल। तब मीडिया बात करता था तो पीपल्स पार्टी आपके साथ खड़ी हो जाती थी कि इधर तो आपने सौदा कर लिया, उस वक्त पीपल्स पार्टी बोलती नहीं थी। एग्जैक्टली मुझे जरा गवर्नमेंट को टाइम देना था, उनको और बात साहब पहली दफा मेरे प्रोग्राम में आए, उनको मौका नहीं मिल रहा बात करने का। सर ये डस्का में क्या हो गया आपके साथ? यानी ये ज़िमनी इंतखाबात अगर आप ऐसे हारते जाएंगे तो फिर तो परसेप्शन ठीक है अपोजिशन की कि लोग उनकी तरफ रुजू कर रहे हैं, उनकी तरफ देख रहे हैं। खान साहब जरा टाइम दीजिएगा इसको एक्सप्लेन करने का। जी प्लीज। पहले तो अगर आप हिस्टोरिकल रिकॉर्ड चेक करें तो जो डस्का का हल्का है, ये NA 75 जो है, ये 1988 में आखिरी दफा पीपल्स पार्टी जीती थी और 1990 से लेके 2018 तक मुसलसल नून लीग ही जीतती रह गई है। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इस हल्का का ये है कि नून लीग का फुटप्रिंट बहुत ज्यादा रहा है। अगर आप 2018 का इलेक्शन रिजल्ट देखें तो उस वक्त जो नौशीन बीबी जो इलेक्शन लड़ी थी उनके वालिद साहब ने 1,01,000 वोट लिया था और हमारे जो इस वक्त प्रेजेंट कैंडिडेट है अली अजद मली, इन्होंने उस वक्त 63,000 वोट लिया।
आज इस वक्त जो 10 अप्रैल को इलेक्शन हुआ उस वक्त वो 1,10,000 पे चली गई बीवी और हम 93,000 पे, तो मेयर डिफरेंस सिर्फ 17,000 का रहा। नंबर 1। नंबर 2, इस चीज को अप्रिशिएट करते हैं कि पहली दफा ऐसा हुआ है सर, आपका एक उम्मीदवार था उस्मान खान साहब, मैं सिर्फ यही से बात करें, अब यही से बात करें, आप यही से बात करें। आपका 40,000 वोट वो हमें मिला, 40,000 मैं मानता हूं सर। 57,000 वोट, 57,000 वोट, सारा का सारा 100% ट्रांसलेट, सारा 100% ट्रांसलेट नहीं होता सर। लेकिन आपका वोट बैंक बड़ा नहीं है, किसी को चढ़वाना चाहे मैं एक्सप्लेन कर देता हूं सर, थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूं। दूसरा इशू ये देखना है कि हमें अप्रिशिएट कर देते हैं कि पहली दफा ऐसा है कि सिटिंग गवर्नमेंट में, जब आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट सिटिंग गवर्नमेंट हो और वहां पे आप इलेक्शन हार जाएं, तो कम से कम जमहूरियत जरूर जीती। हम हार गए लेकिन जमहूरियत जरूर जीती। अब तीसरा इशू ये है कि अगर आप जरा एक और तरह देखें कि NA-75 में 2 किस्म की वोट बैंक है, एक अर्बन का वोट बैंक है, एक रूरल वोट बैंक है। हमारा जो कैंडिडेट है, क्योंकि जिस आपको पता है बिरादरीज्म का वोट होता है, उसका ज्यादा वोट बैंक जो था वो रूरल एरिया में ज्यादा था। सुप्रीम कोर्ट में उस चक्कर में जब आखिरी उसको 6 दिन मिले, तो वो जो रूरल एरिया था उसको वोट को दोबारा ट्रांसफर कराना पोलिंग स्टेशन में, वो एक बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग, पेन टेकिंग किस्म का था, जिसमें हम थोड़ा सा स्लो रह गए। अगर हम अपना वोट बैंक पूरा डलवा जाते, बेटा आई एम श्योर कि 17,000 का डिफरेंस इस मेयरली 8,500 का फर्क है, तो अली असद मली इस वक्त आज जीत चुका होता। लेकिन क्योंकि टाइम जरा कम था, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद उसको सिर्फ 6 दिन मिले, उसमें वो वोट और क्योंकि नून लीग का वोटर अर्बन में था, उसने फौरन घर से निकल के वोट बैंक में आना था, वो ट्रांसफर हुआ। बट इस सारे प्रोसेस में हम ये अप्रिशिएट जरूर करते हैं कि नौशेरा का बाई इलेक्शन हो या सियालकोट का, इन बोथ द केसेस में जहां सिटिंग गवर्नमेंट से हमने कम से कम इस चीज को मतलब अप्रिशिएट करते हैं कि हमने उसमें इंटरफेरेंस 0% रखी और जमहूरियत कम से कम जरूर पनप पाई है। बाकी रिजल्ट्स ऊपर नीचे होते रहते हैं, सियासत में हार जीत है, हम रिजल्ट्स जीत देख के इसको इंशाल्लाह 2023 में इसको इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे सर। देखिए, ये एक ज़िमनी इलेक्शन था, PMLN की सीट थी। आपकी सारी बातों से मैं इत्तेफाक करता हूं, लेकिन जो डस्का का इलेक्शन पहले हुआ था उसमें ठीक ठाक इंटरफेरेंस आपकी इंतजामिया ने की थी और टका के इंटरफेरेंस की थी। ये मैं आपको जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। ग्राउंड रियलिटीज को आप जाके चेक करवा लें, वेरीफाई कर लें, बंदे आप कहेंगे मैं आपको मिलवा दूंगा, बाकायदा इंटरफेरेंस की थी। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस मर्तबा वो इंटरफेरेंस नहीं हुई। सर देखिए, मैं तो इस तरह के इल्जाम जो है ना वो हम सिंध में कराची के इलेक्शन पे भी लगा सकते हैं। जब बाय इलेक्शन कराची में हुआ था जो कि हम लूज कर गए, वहां भी हो सकता था। यही काम अब KPK में भी कर सकते थे, लेकिन आपको ये शवायद सिर्फ हमें सियालकोट में आके मिलते हैं क्योंकि वहां पहली दफा ऐसा हुआ कि जो अपोजिशन की सीट थी वो लूज कर गई। अगर यहां पर अपोजिशन उस दिन जीत जाती तो शायद ये इल्जाम भी इतने ज्यादा क्रेडिबल ना हो पाते। इत्तफाक ये कि जब ये इलेक्शन हारते हैं तो धांधली का इल्जाम, जब ये अदालतों से फैसले इनके अगेंस्ट आते हैं तो अदालतों पर जो है ना वो जानबदारी का इल्जाम, ये एक ब्लेम गेम, एक ऐसा नैरेटिव बिल्ड हो जाता है जिसको हमारे लिए सिटिंग गवर्नमेंट उसको डिफेंड करना भी मुश्किल हो जाता है। सो एट टाइम्स ये है कि जब ऑपोजिशन जीत रही हो या फैसले उनके हक में हो तो वो मतलब यकीन जानिए अब तकरीबन ये कुछ 6ठा बाय इलेक्शन है, उसमें से 2 हम जीते हैं और 4 हम हारे, जिसमें पीपल्स पार्टी भी जीती है, नून लीग भी जीती है। हमने कहीं भी नहीं जा रहा कि चारों इलेक्शन में कोई ऐसा कोई धांधली हुई हो, हमने उसको ओपनली कहा। अब नौशहरा जैसे इलेक्शन में जहां खटक साहब का वोट बैंक भी है, जहां KP हमारी गवर्नमेंट भी है, हमने बड़े खुले दिल से कहा कि हमारी क्योंकि वहां फॉल्ट लाइन मौजूद थी, हमारी पार्टी लाइंस में वहां डिफरेंसेस थे, हम वहां पे 7,000 से हार गए। सर अगर आप इतना खुल के आ रहे हैं, अब ये नहीं आपको कोई हार जीत का, मुझे ऐसा आपके कॉन्फिडेंस से लग रहा है कि आप लोगों को प्रॉब्लम कोई नहीं है। नहीं है तो सर बलदियाती इंतखाब करवाएं, पंजाब में दूध का दूध पानी का पानी करवा दें। बिल्कुल करवा देंगे सर, उसकी कॉम्प्लिकेशन बहुत सारी हैं। नंबर 1, उसके लिए जो ऑर्डिनेंस यहां पे चाहिए, जो डिलिमिटेशन करने जा रहे हैं, पहली बात है वो हल्के मुकम्मल नहीं हो पाए सर अभी तक। हमारे पास पंजाब के अंदर जो नया सिस्टम हम लेके आए हैं, जिसको विलेज सिस्टम प्राइम मिनिस्टर साहब ने अप्रूव किया था, जो असल में लोअर ग्राउंड लेवल तक जाके जो पावर देनी थी वो अभी तक पूरी तरह ट्रांसफॉर्म होकर उसको क्लियरिफाई नहीं हो पाया और इलेक्शन कमीशन ने उसको अप्रूव नहीं किया। जो सिस्टम इस वक्त पंजाब में एग्जिस्टिंग चल रहा है नाजिम साहबान का या मेयर का, ये वो पुराना साल है जो पिछले 40 साल से चल रहा है। सर डू यू नो आपको पता है कि आपके सेक्रेटरी आपको पता है कि आपके सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट कौन है पंजाब में? मेंगल साहब अब ख्याल लगे सर। नहीं सर, आपके सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट पंजाब में उस्मान बुज़दार साहब के बहुत करीबी दोस्त हैं और ये वो शख्स है जिसको इमरान खान साहब ने आते ही करप्शन पे निकाल दिया था और ये उस्मान बुज़दार साहब के बहुत पुराने दोस्त हैं और जब ये सोलर लगाया करते थे कबायली इलाका जात में तब से दोस्ती है। जहां जहां पे इन्होंने सोलर लगाए वो सिर्फ नक्शों में लगे हुए हैं, वहां ग्राउंड पे कोई नहीं है। इस बंदे को लाया ही इसलिए गया है कि किस तरह डिले करो इस इलेक्शन को, और ये बंदा इलेक्शन को डिले कर रहा है। आपकी कोई नीयत नजर नहीं आ रही, आप ग्राउंड पे चेक कर लें, मैं रिपोर्टर हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि आपकी गवर्नमेंट इसके ऊपर 1 इंच भी काम नहीं कर रही।
मैं एक अर्ज करूं सर, खान साहब मुझे अंदाजा नहीं है वो साहब कौन है और उसका बैकग्राउंड चेक है कि हर ब्यूरोक्रेट का बैकग्राउंड तो मेरे पास नहीं होगा, बट आई कैन अश्योर यू हम हार से डराने वाले नहीं है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि वो सिस्टम डेवलप हो ताकि प्राइम मिनिस्टर जिसका विजन कहते थे ना कि जी मैं चाहता था कि ताकत को निचली सतह पर मुंतकिल किया जा सके, हम चाहते थे कि वो जो जिस तरह हमने केपीके में लगाया, वहां हमने जिरगा सिस्टम और विलेज काउंसिल जो कायम की थी, वहां पे लोकल में ये इश्यूज है कि वहां लोग अदालतों में नहीं जाते। हम यही सिस्टम चाह रहे थे कि उसको सर मुझे अलीम खान ने आज से 1.5 साल पहले अपनी गिरफ्तारी से पहले बताया था कि मेरा सिस्टम तैयार हो चुका है। अलीम खान ने पूरी ब्रीफिंग दे के सारे पेपर मुझे थे, हर चीज तैयार थी, फिर उनसे वजारत वापस ले ली गई कि कहीं लोकल बॉडीज के इलेक्शन ही ना करवा दे ये बंदा। उसके बाद ये वजारत पड़ी है उस्मान बुज़दार साहब के पास और उनके बहुत करीबी दोस्त जो हैं वो लोकल बॉडीज के सेक्रेटरी हैं। तो अब सर मामला वही रुका हुआ है। अलीम खान ने कैसे 1.5 साल पहले क्लेम कर दिया? मैं आज करता हूं सर, मुझे अंदाजा नहीं कि उसके बाद इशू क्या बना होगा, लेकिन बात ये कि एक प्रोसेस होता है। सबसे पहले पॉलिसी सर, पॉलिसी बनती है सर। मैं थोड़ा अर्ज कर दूं सर, खान साहब तो 2 मिनट दीजिएगा, पहले सर ब्रेक के बाद कर लें, ब्रेक के बाद बात करें, एक ब्रेक के बाद ब्रेक लें, वापस सारे में बात करें। वेलकम बैक नाजरीन। और बात सब आप जवाब दे लें और साथ ये भी बता दें कि जहांगीर खान तरीन साहब के मामले को रिजॉल्व करने के लिए, क्योंकि आपकी पार्टी का एक बड़ा हिस्सा उनके साथ जाकर जुड़ा है, और अगर आप अलग से बात करें या इन लोगों से रब्ता करें तो वो इमरान खान की निस्बत जहांगीर तरीन के साथ ज़्यादा जुड़े हुए नजर आते हैं। और जहांगीर तरीन का तरीक़ाकार भी वही है कि अपने पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को अपने कानूनी मामलात के रास्ते में लाकर खड़ा कर दें, यानी कानूनी जवाब अदालत में देने की बजाय अपने सियासी साथियों को मुतहर्रिक किया जाए और कानूनी मसले को पेचीदा बनाया जाए सियासत के जरिए से। वो भी वही कर रहे हैं जो पहले लोग करते रहे हैं, कुछ मुख्तलिफ नहीं है। पहले वाले सवाल के जवाब थोड़ा सा आखिर फिनिश करूं सर, अभी इजाजत दें जी प्लीज। कि कैबिनेट की जो पंजाब कैबिनेट की लेजिस्लेटिव जो कमेटी है उसके पास ये मसला गया था, उन्होंने नया सिस्टम अप्रूव करके कैबिनेट को भेजा था। पंजाब कैबिनेट ने नया जो कानून था जो कि ये विलेज सिस्टम था उसको अप्रूव कर दिया। उस पर फिर ओपिनियन मांगी थी इलेक्शन कमीशन पे, जिन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना था और फिर उसके बाद हमने पंजाब असेंबली से उसको अप्रूव कराना था। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के जितने बल्दियाती इदारे थे उनको बहाल कर दिया, जिनकी अपडेट जो है वो नवंबर तक चली गई है। तो जैसे नवंबर में उनका डेट खत्म होगा उसके बाद इंशाल्लाह इलेक्शन भी करवा देंगे। पहला तो सर ये हो गया। दूसरा सर, तरीन साहब के हवाले से मैंने बहुत सारे पॉइंट्स में ये बात भी की है कि तरीन साहब के साथ जो होकर है वो तो अकाउंटेबिलिटी है, इस पे तो डाउट करने की जरूरत नहीं है, ना हमारी इंटेंशंस के ऊपर कि हमारी जो अकाउंटेबिलिटी है वो अबव बोर्ड है और अक्रॉस द बोर्ड तमाम के लिए एक जैसी जा रही है। जो दोस्त उनके साथ डिनर पे गए थे या जो दोस्त हाई कोर्ट उनके साथ गए थे, मेरा उनसे बहुत सारे दोस्तों से बात भी हुई और कई दोस्तों के मैंने इंटरव्यूज भी देखे और मैं हैरान था मीडिया के ऊपर कि कई जगह पे उन लोगों के जब नाम लिखे जाते थे तो नीचे तहरीक इंसाफ हम ख्याल ग्रुप लिखा गया या तरीन ग्रुप। पहले तो ये ऐसी चीज है जिसके ऊपर मुझे अजीब से एम्बैरेसमेंट है कि ना उन लोगों ने कभी क्लेम किया ना कहीं लिखा गया, लेकिन कुछ लोगों की ख्वाहिशात के ऊपर एक चीज को ना एक नया रंग देने की कोशिश, क्योंकि पीडीएम खत्म हो गई है तो एक नया रंग देने की कोशिश की। जब मैंने उन लोगों से बात की तो यकीन जानिए, चाहे वो जितने सीनियर्स है, चाहे राजा रियाज साहब थे, नुमान लंगड़ियाल साहब थे, उन तमाम का पॉइंट ऑफ व्यू था कि हमारी एक सोशल नॉर्म्स होती हैं, एक एथिकल स्टैंडर्ड्स होते हैं, हमारा एक तरीन साहब से ताल्लुक है। और मैं ये बात इसलिए भी कर रहा हूं कि हमारी पॉलिटिकल पार्टी में जब प्राइम मिनिस्टर साहब के बाद जो सेकंड टियर लीडरशिप है, चाहे वो खटक साहब हैं, डॉक्टर आरिफ अलवी साहब हैं, कुरैशी साहब हैं, तरीन साहब हैं, हम तमाम जूनियर लीडरशिप का उनसे किसी न किसी हवाले से ताल्लुक होता है। तो जब कभी कोई जाती गाइडेंस लेनी हो या वो किसी इशू में या उनके सेहत का मसला हो तो हम जाके उनसे मिलते होते हैं। इसका ये मतलब नहीं होता कि अगर वो किसी और लाइन को ले रहे हैं, फिर आप ये कंफर्म करते हैं कि अगर कभी भी कोई ऐसा कोई इम्कान या चांस नहीं है कि तरीन साहब को कोई पॉलिटिकल पार्टी आपके खिलाफ या उस ग्रुप को इस्तेमाल कर सकें या उनके साथियों को इस्तेमाल कर सकें? नॉट एट ऑल सर। मैं सर आपको ये बताऊं, मैं राजा रियाज साहब से लेके हर उस मिनिस्टर की बात कर रहा हूं और मैं बड़ी श्योरिटी से बात कर रहा हूं, जहां पार्टी लाइन को क्रॉस करने की बात है इनमें से कोई भी शख्स ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि हमें जो चीज जगानगत है, हमें जो अलायंस पैदा करती है वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है। हमारे छोटे छोटे लेवल पर इश्यू हो सकते हैं, मेरी किसी से अनबन हो सकती है, उसकी किसी से हो सकती है, लेकिन एक चीज के ऊपर आके हम सारे खट जाते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है। 40 बंदे ये समझते हैं, आपकी पार्टी के 40 बंदे ये समझते हैं कि तरीन साहब के साथ ज्यादती हो रही है, नाइंसाफी हो रही है, तो अब क्या वो ठीक समझते हैं? आपकी हुकूमत नाइंसाफी और ज्यादती कर रही है उनके समझने से। लेकिन अगर वो ये समझते भी है ना सर, उन्होंने बारहा ये कहा है कि हम अगर ये समझते हैं कि उनके साथ ज्यादती हो रही है, लेकिन ये उन्होंने कहीं नहीं कहा कि हम इसकी वजह से पार्टी लाइन क्रॉस करेंगे। देखिए, जातियात ताल्लुक रखना किसी बेस पे, अब बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो उनके पास गए थे डिनर करने, मुझसे फोन करके बात ये है कि मैं जो नुक्ता लेकर आना चाहता हूं, मैं एक नुक्ता आपके सामने जो रखना चाहता हूं वो ये है कि अपोजिशन अगर ये समझे कि आपकी हुकूमत एक जालिम हुकूमत है और नाइंसाफी कर रही है तो अपोजिशन बायस्ड हो सकती है।
लेकिन अगर आपके अपने 40 बंदे ये समझें कि आपकी हुकूमत बाइस्ड है और नाइंसाफी कर रही है और ज्यादती कर रही है, तो फिर जरूर आप कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं। अच्छा सर, इसको हम क्लियर कर चुके हैं कि तरीन साहब के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है, वो पहली 3 जो शुगर मिल सेलेक्ट हुई थी उनमें उनके स्टेक सबसे ज्यादा थे। मैं ऐसे बहुत सारी और एग्जांपल दे सकता हूं जिसमें बहुत सारी शुगर मिल को 18 शुगर मिल को आज से 3 दिन पहले नोटिस चला गया है, जिसमें 2 शुगर मिल्स ऐसी हैं जो फिर हमारी पार्टी से हैं। अब कल को वो अगर हमारे पॉलिटिकल लोग जो उसमें सेलेक्टेड MNAs भी मौजूद है, अगर कल को वो ये कि हमारे खिलाफ क्यों कार्रवाई हो रही है, तो ये सिलेक्शन करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जब हम कह रहे हैं कि हम अक्रॉस द बोर्ड सबके अगेंस्ट जा रहे हैं, क्योंकि इन तमाम लोगों ने ऐसा किया जिसमें शुगर क्राइसिस आया था, जिसकी कीमतें में जो गंदम की अपना शुगर केन की रेट बढ़ गए थे, उसकी वजह से एक मुल्क क्राइसिस का शिकार हुआ था। तो इसमें डाउट करने की बात है। मायदा आपको अप्रिशिएट करना चाहिए मेरे ख्याल में अब तो, कि आपको यह लगता था कि जहांगीर तरीन के खिलाफ कभी कोई कार्रवाई नहीं होगी। आपको यह लगता था कि जहांगीर तरीन वो ATM मशीन है जो हमेशा महफूज रहेगी और उसके खिलाफ इमरान खान कभी कोई एक्शन नहीं होने देगा। जब ये मुल्क से बाहर गए आपने कहा भगा दिया, अपने दोस्त को वापस भी नहीं आने देगा। अब वो जहांगीर तरीन खुद दिन रात ये कह रहे हैं कि मेरे साथ ज्यादती हो रही है, मेरा एहतसाब क्यों हो रहा है। तो आप अप्रिशिएट करें इमरान खान को कि वो एक ही डंडे से सबको मारता है। फिर इमरान, आपने काफी टाइम दिया मेरे भाई को और अनइंटरप्टेड दिया, तो आप मेरी 2-3 बातें सुन लें। एक बात तो ये है कि ये जो जहांगीर तरीन साहब के साथ हो रहा है या PMLN के लोगों के साथ हो रहा है, इसको सियासी इंतकामी कार्रवाइयां तो हम कहेंगे ही कहेंगे, लेकिन इसके साथ पॉलिटिकल इंजीनियरिंग भी हो रही है। और जो मेरे भाई बार बार कह रहे हैं ना कि जो मेरे भाई कह रहे हैं ना बार बार के हम जो है सारी शुगर मिल्स के पीछे जा रहे हैं, तो उन सारी शुगर मिल्स की ब्रेकिंग चलाएं ना टीवी पे और बताएं कौन सी शुगर मिल है और कौन कौन ओनर है और कौन से मिनिस्टर के नाम आ रहे हैं, क्यों नहीं उनके नाम आते। तीसरी बात यह है कि जो 40 लोग इनके जहांगीर तरीन साहब के साथ हैं, उनको शो कॉज नोटिस भेजे ना। वो तो कह रहे हैं कि हम लोग मुतमईन ही नहीं है हुकूमत के साथ। तीसरी बात और ये है कि जब इनको जहाज चाहिए था, जब उनके घर चाहिए थे, जब उनकी रिसोर्सेज चाहिए थी, जब इनको लोगों को जो है साथ मिलाना था पार्टी के जहांगीर तरीन साहब के, उस वक्त तो ये लोग कहते थे जहांगीर तरीन जैसा साफ इंसान है ही कोई नहीं। आज जो है इनको जहांगीर तरीन साहब से बुरा कोई नहीं लग रहा। और मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि फिर यही हुआ ना कि जिस बंदे के ऊपर एहसान करो उसके शर्त से लड़ो। ठीक है, अब मेरे पास वक्त खत्म हो गया, लेकिन आपके जो सवाल आपने उठाए कल हम यहीं से आगाज कर लेंगे अगर मुल्क की सूरत ठीक हुई, वरना भी तो एहतजाज बहुत ज्यादा चल रहा है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।